Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on channel Commerce Smart Classes. आज हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बेसिक के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल बताया था, जिसमें एडगर डेल ने हमारे 11 स्टेप्स दिए थे। ठीक है, एडगर डेल जी कहते हैं कि जो अगर हम नीचे के अगर एड्स का यूज़ करते हैं तो हमारी जो टीचिंग है वो मोर इफ़ेक्टिव होती है, और अगर ऊपर के एड्स का अगर टीचिंग में यूज़ करते हैं तो जो टीचिंग होती है वो लेस इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, एडगर डेल जी के जो 11 स्टेप है, इसको एनसीईआरटी ने मॉडिफाई करा है और उन्होंने अपना एक नया मॉडल दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी द्वारा संशोधित मॉडल है। इसमें भी 11 ही स्टेप हैं। देखो क्या कहता है, सबसे पहले वो कहते हैं कि वास्तविक अनुभव से गुजरना, जो रियल एक्सपीरियंस है उससे गुजरे, जो हमारा खुद का रियल एक्सपीरियंस होता है। देन वास्तविक जो अनुभव है उसका अनुरूपण करें, उसको एक्सप्लेन करें। मान लो हम ताजमहल गए तो हमारा क्या हुआ, हमने रियल एक्सपीरियंस करा, वहाँ पे जाकर घूमे, फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन करें कि हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। किसी स्थिति में भूमिका निर्वाह, अब कोई भी उनको सिचुएशन दे देते हैं, फिर उस स्थिति में वो क्या करे, भूमिका का निर्वाह करे। कार्यशाला में भाग लेना, किसी भी कार्यशाला में, कोई भी लैबोरेटरी में या किसी भी कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या लेना, भाग लेना। प्रदर्शन देखना, डेमोन्स्ट्रेशन को देखना। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन, चलचित्रों को देखना, जो मूविंग पिक्चर्स हैं उनको देखना। स्थिर चित्रों को देखना, स्थिर चित्र का मतलब स्टिल पिक्चर्स को देखना। देन सुनना, देन व्याख्यान करना, एक्सप्लेनेशन करना और पाठ पठन करना। तो ये उनके 11 स्टेप हैं जो एडगर डेल जी का कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल है उसको मॉडिफाई करके एनसीईआरटी ने अपना मॉडल दिया था। उन्होंने भी 11 स्टेप बताए, बस कुछ नेम चेंज कर दिया, बाकी सब वही है। वहाँ जहाँ वर्बली था वहाँ वर्बली है, जो विजुअली था वहाँ विजुअली है, बट इन्होंने कुछ नाम चेंज कर दिया। देखिए, उसके मॉडल में था रियल एक्सपीरियंस, यहाँ भी रियल एक्सपीरियंस की बात की गई, बट यहाँ वास्तविक अनुभव से गुजरना, वहाँ कहते हैं कि रियल एक्सपीरियंस को फील करना, वही सेम चीज़ है। एक बार आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि क्या है, अगर पूछ सकते हैं तो आप इवन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिए। तो एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इन 11 स्टेप्स को। और वो भी यही कहते हैं कि नीचे के स्टेप्स होते हैं, नीचे के जो एड्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं टीचिंग में, और जो ऊपर के एड्स होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, शिक्षण सहायक सामग्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2, 4, 5, 3। तो आपको कितना याद करना है, 3 कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू साइंसेज, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन। साइंसेज के आधार पर हमारी विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। साइंसेज में आपने देखा है ना, हम सेंसेस का यूज़ करके देखकर, सुनकर या देखकर और सुनकर दोनों। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस या एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल। दोबारा मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोबारा बोल रही हूँ, 1 बाय 1 इनके बारे में बताऊंगी कि इनके अंदर कौन से एड आते हैं। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड एंड एक्टिविटी बेस्ड एड्स। ओके, मटेरियल, एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बाय 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंद्रियों के आधार पर जो 3 है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, उनके अंदर कौन कौन से एड्स आते हैं। तीनों के अंदर अलग अलग एड आते हैं।
जैसे चार्ट है वो किसके अंदर आएगा, दृश्य सामग्री के अंदर आएगा। रेडियो है वो किसके अंदर आएगा, श्रव्य सामग्री के अंदर आएगा। और टेलीविज़न है वो किसके अंदर आएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आएगा। तो इनके क्लासिफिकेशन में से ही मोस्टली जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो इनके क्लासिफिकेशन में से ही होता है कि कौन सा एड किसके अंदर आता है। ठीक है, तो वन बाय वन अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस। सेंसेस के बेसिस पे क्या है, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। विजुअल मतलब देखना, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। विजुअल एड्स में कौन कौन से आते हैं, विजुअल एड्स को आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक मतलब सिंबोलाइज, प्रदर्शन पट मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, आयामी डायमेंशन एंड प्रक्षेपी प्रोजेक्शन। On the basis of symbol, on the basis of demonstration, on the basis of dimension and on the basis of projection। विजुअल एड्स को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंबलाइज, डेमोन्स्ट्रेशन, डायमेंशन, प्रोजेक्शन। अब देखो सिंबल, सिंबल कैसे होते हैं, सिंबल किस किस में यूज़ होते हैं, कार्टून में, चार्ट में, डायग्राम में, फ्लैश बोर्ड में, ग्राफ में, मैप में, पिक्चर्स में, फोटोग्राफ में। ये क्या है, ये सब हमारी किस में आते हैं, सिंबलाइज में आते हैं। प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हो, तो इसमें कौन से आएंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पर कोई भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, बुलेटिन बोर्ड पर, कोई भी नोटिस बोर्ड पर, फ्लैनल बोर्ड पर, पैक बोर्ड पर, मैग्नेटिक। ये याद रखना, जो भी बोर्ड रिलेटेड आइटम है जैसे नोटिस बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, वो सब हमारे किस में आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे, प्रदर्शन पट में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं आयामी। आयामी मतलब डायमेंशन। डायमेंशन में आपने देखा 3D पिक्चर्स आती हैं, लाइक मॉडल्स हैं, वर्किंग मॉडल है, स्टिल मॉडल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, पपेट्स हैं, कठपुतलियाँ हैं, ये स्पेसिमेन है, ये सब हमारे किस में आते हैं, डायमेंशन में आते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में आती है मैजिक लालटेन, एपीस्कोप, एपीडायस्कोप, फिल्म स्ट्रिप। आप याद रखना, जो हमारा एपीडायस्कोप होता है उसका यूज़ किया जाता है पारदर्शी और अपारदर्शी। आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट और ओपेक जो होता है ना, उनको देखने के लिए, उन वस्तुओं को देखने के लिए एपीडायस्कोप का यूज़ किया जाता है और डायस्कोप का यूज़ किया जाता है अपारदर्शी वस्तु को देखने के लिए। जो प्रोजेक्शन में अंदर आता है एपीडायस्कोप, एपीडायस्कोप का तो दोनों के लिए करेंगे, पारदर्शी और अपारदर्शी के लिए, और जो डायस्कोप है उसका केवल पारदर्शी, वो अपारदर्शी के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑडियो एड्स आते हैं, ऑडियो, ऑडियो मतलब सुनना, सुन किसके थ्रू सकते हैं, रेडियो के थ्रू, टेप रिकॉर्डर के थ्रू, ग्रामोफोन के थ्रू, यू ऑल नो वेल अबाउट ग्रामोफोन, लिंगुआफोन जो लैंग्वेज लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं फॉर लैंग्वेज के लिए। टेलीफोन पर अगर हम बात करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, टेलीफोन जो पुराने ज़माने में होते थे तो वो किस में आते हैं, हमारे श्रव्य सामग्री में आते हैं। मानस स्वर, भाषा प्रयोगशाला, जो हमारी ये लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है, ये सब किस में आएंगे, हमारे ऑडियो एड्स में आएंगे। ठीक है, श्रव्य सामग्री में आएंगे। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या आएगा, टेलीविज़न, देखते हैं तो उसमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ड्रामा, कोई भी ड्रामा होता है, वीडियो टेप, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री फाइल, सीसीटीवी फुटेज होता है, दोनों चीज़ होती है उसमें। कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉल होती है, जो एक मीटिंग वगैरह होती है जूम ऐप वगैरह पर, वो सब किस में आता है, ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपका है अकॉर्डिंग टू सेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस। सेंसेस के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड था, ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। ठीक है, और जो हमारा विजुअल था उनको भी फिर फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, सिंबलाइज, डेमोन्स्ट्रेशन, डायमेंशन एंड प्रोजेक्शन। क्या, ओके, राइट। Now come to the next point, that is the classification of audio visual, classification of audio visual aids on the basis of technology। ये ऑडियो विजुअल एड्स का क्लासिफिकेशन नहीं है बेटा, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के, प्रौद्योगिकी, जो प्रौद्योगिकी है उसके आधार पर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपने कंप्यूटर में सुना होगा, सॉफ्टवेयर वो होता है वी कांट सी, ओनली वी कैन फील। और हार्डवेयर क्या होते हैं, वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में, ग्राफिक्स, डेमोन्स्ट्रेट एंड 3 डायमेंशन।
सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारी 3 कैटेगरी आती है, ग्राफिक्स, डेमोन्स्ट्रेशन, 3 डायमेंशन। ग्राफिक्स में क्या क्या आएंगे आपके, चार्ट्स आएंगे, ग्राफ आएंगे, मैप आएंगे, पोस्टर आएंगे। अब आप कहेंगे कि जो आपके चार्ट हैं वो आपके विजुअल एड्स में भी आएंगे और चार्ट आपके ग्राफिक्स में भी आएंगे। मान लो कभी आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि चार्ट है वो किस तरह की टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, प्रक्षेपी या फिर प्रक्षेपी, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर ऑडियो एड्स। तो किस में करेंगे, आप विजुअल एड्स के अंदर करके जाएंगे। और अगर आपका विजुअल एड्स और आपका ग्राफिक दोनों ही दे रखा है तो मतलब बहुत पे टिक करके आ सकते हैं, अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों में से आपका कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शन करके दिखाते हैं, लाइक चॉक, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये भी वही है जो आपका ये ऑडियो विजुअल एड्स में था ना, अकॉर्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो इसमें आएगा। जो विजुअल एड्स का आपका कैटेगराइज करके किया गया था डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, वही सब इसमें आएंगे, जैसे चॉक है, फ्लैनल बोर्ड, पैक बोर्ड, चैनल, बुलेटिन बोर्ड, ये सब आते हैं। और 3 डायमेंशन में वही मॉडल्स आते हैं, सैम्पल आता है, स्पेसिमेन आता है, ये सब किस में आते हैं, 3 डायमेंशन में आते हैं। ठीक है, फिर हार्डवेयर के अंदर हमारे कौन से एड्स आते हैं, ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स। हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से एड्स आएंगे, ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपित के आधार पर। प्रक्षेपित के आधार पर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रोजेक्टेड को बोलेंगे प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस को क्या बोलेंगे, या तो सीधा वो बोल सकते हैं या क्रिया प्रधान एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, और या फिर हिंदी में मैंने आपको बताया था इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव। डायरेक्ट एक्सपीरियंस को प्रत्यक्ष अनुभव भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड, जो प्रोजेक्ट करके दिखाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है कि एक प्रोजेक्टर एक स्क्रीन से लगी होती है और वहाँ पर सामने बैठ जाते हैं और वो एक्टिविटी करते रहते हैं और सामने प्रोजेक्टर पे आते रहते हैं। लाइक दिस, जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन में भी कई टीचर्स क्या करती हैं कि वो लैपटॉप पर पढ़ाती रहती है, छोटी सी उनकी स्क्रीन आ जाती है और नीचे पूरा मटेरियल चलता रहता है, वो प्रोजेक्शन ही होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एड में आपका आएगा एपिटास्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर जिसमें से कुछ भी नज़र नहीं आता, मैजिक लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसमें वो टीचर होती है, वो छोटी सी नज़र आती है और ऊपर वो आपकी वो चलता रहता है पूरा मटेरियल, उसे बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। स्लाइड्स, लूप, फिल्म, ये सब किस में आएंगे, प्रोजेक्टेड एड में आएंगे। नॉन प्रोजेक्टेड एड में कौन से आएंगे, अप्रक्षेपित में बुलेटिन बोर्ड, मॉडल्स, रेडियो, ब्लैक बोर्ड। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस में जो हम खुद से फील करके एक्सपीरियंस करके प्रत्यक्ष अनुभव से जो प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, कोई भी घुमाने ले जाओ, फील्ड ट्रिप कर लो, सर्वे है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रोग्राम लर्निंग है। जो प्रोग्राम लर्निंग है ये भी 2 तरीके से होती है, एक तो ग्रुप में होती है, इंडिविजुअल होती है। जो प्रोग्राम लर्निंग है, एक तो मतलब इनको जो ज्ञान है ना वो उसको छोटा छोटा करके बांटा जाता है। जो एक ज्ञान होता है, जो हमारा पूरा मटेरियल है उसको छोटा छोटा करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, छोटे छोटे कंटेंट में प्रस्तुत किया जाता है प्रोग्राम लर्निंग के अंदर। ठीक है, ये सब आपका क्लासिफिकेशन है। TLM का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइंसेज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो आपके पास ही रहेगी, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। एज इट इज़ इसमें से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी, PYQs करवाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका आया ही इसमें से हुआ है, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आया, चाहे आप नेट में ले लो, चाहे KVS में ले लो, चाहे एस्टेट में ले लो, कहीं से भी जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो सब क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में से आता है कि कौन सा ऑडियो विजुअल एड है, कौन सा प्रोजेक्टेड एड है, कौन सा एड है। तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपको मैम की बात पे विश्वास ना हुए तो आप एग्ज़ाम में देख लेना, इतनी आपको छूट दे दी कि आप एग्ज़ाम में देख लेना। अगर आपको अभी नहीं पढ़ना क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे कॉमर्स में मैं क्वेश्चन देती हूँ, कोई होमवर्क सॉल्व करके नहीं, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करता, कोई ये नहीं करता कि मैम को मोटिवेट करें, कमेंट करें, लाइक करें, नहीं, कोई लाइक का अगर बटन को प्रेस कर देंगे तो बहुत बड़ा काम कर देंगे ना, इसलिए लाइक बटन को प्रेस नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स में,
देखिए, अगर कंटेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बताइए कि मैम आपने यहाँ पे कंटेंट में दिक्कत है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है, यहाँ आपने गलत बताया, तो मैं उस चीज़ को देखो अपने सुधारूंगी। बट अगर कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, और तब आप एक टीचर को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो देखो इससे बड़ी क्या है। बच्चे, मेहनत लगती है, ठीक है, हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको फ्रीली, पर इसमें भी मेहनत लगती है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है वो बता देती हूँ, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो ये है कि मैजिक लालटेन है वो किसने दी थी? क्रिस्टाइन ने दी थी। मैजिक लालटेन का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टाइन ने किया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टाइप कोड चार्ट बता देती हूँ। टाइम चार्ट क्या होते हैं? जो हिस्ट्री में यूज़ होते हैं कि 1990 में ये हुआ, 95 में ये हुआ, जो टाइम को बताते हैं। ग्रोथ चार्ट होते हैं जो किसी भी चीज़ की समृद्धि को बताते हैं, जैसे छोटा बच्चा ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, इस तरीके के जो बताते हैं ग्रोथ चार्ट। पिक्चर चार्ट में आपका आ जाता है ये मॉडल्स वगैरह, चार्ट वगैरह जो आ जाते हैं। महात्मा गांधी की पिक्चर दिखा दी, सुभाष चंद्र की पिक्चर दिखा दी। फ्लो चार्ट में कोई भी आपको स्टेप, कोई भी प्रोसेस दिखाना हो, मान लो आपको मैगी बनाने का प्रोसेस दिखाता है, तो थ्रू द फ्लो चार्ट हम उसको शो कर सकते हैं। स्टेप जहाँ पर प्रोसेस वगैरह कुछ शो करना होता है तो फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन, दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए, ये डाटा कंपेयर करने के लिए, पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन चार्ट। क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन चार्ट है। ट्री चार्ट आपने देखा होगा ना, फैमिली ट्री होता है, उसमें बच्चा है, उसके माँ बाप हैं, ये दादा दादी है, जो फैमिली ट्री वगैरह होता है वो ट्री चार्ट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक बोर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विलियम ने। किसने? ब्लैक बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है जेम्स विलियम के द्वारा। और ब्लैक बोर्ड के लिए कुछ बातें होती हैं, वो देखो क्या है। एक तो जब ब्लैक बोर्ड पर लिखता है टीचर, तो उसके जो वर्ड्स होने चाहिए वो 2 से 2.5 इंच तक होना चाहिए। ना तो इतना बड़ा होना चाहिए कि एक ही आपकी लाइन से पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाए, और ना इतना छोटा होना चाहिए कि सामने बच्चों को विजिबल ही ना हो। उसका जो मेन कितना होनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच तक होना चाहिए मेजरमेंट। ठीक है, पर वर्ड का। टीचर को 45 डिग्री एंगल पर खड़े होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप लोग पढ़ते भी हैं, और मोस्टली तो बीएड में टीचिंग भी करी होगी, बीएड वाले स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, जेबीटी बीएड वाले, तो देखे होंगे कि टीचर ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। बच्चे कहते हैं मैडम हटना, सर हटना, सर साइड होना, प्लीज़ साइड। आधा टाइम तो बच्चों का इसी में वेस्ट हो जाता है। हमेशा टीचर को 45 डिग्री का एंगल बना के खड़ा होना चाहिए, कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा नहीं होना चाहिए। और शाम, अब देखो एक क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड, कि एक क्वेश्चन आया था बेटा, ये जो कि मुझे ध्यान आया तो मैंने लिख लिया। शाम पाठ पर लिखाई कैसी होनी चाहिए? वो ये क्वेश्चन है कि शाम पाठ पर लिखाई है वो कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए या स्पष्ट होनी चाहिए? शाम पट है, उस पर लिखाई कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए या स्पष्ट होनी चाहिए? क्या है? सुंदर लिखना चाहिए शाम पट पर या स्पष्ट लिखना चाहिए? सुंदर लिखो, स्पष्ट मत लिखो, क्या लिखना चाहिए? स्पष्ट। आप सभी लोग स्पष्ट सोच रहे होंगे, बट आंसर माना गया था KVSD SSSB में सुंदर। वो बोलते हैं अगर सुंदर लिखाई होगी तो वह स्पष्ट तो खुद ही होगी। तो शाम पट पर जो लिखाई होनी चाहिए वो सुंदर होनी चाहिए। सुंदर होगी तो उसमें स्पष्टता तो होगी ही होगी, वो समझ में तो आएगी। तो इसलिए जो लिखाई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ PYQs हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। जो आपने पढ़ा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है? प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, मोटिवेटेड का सिद्धांत, एनकरेज का, या चयन चूज करने का, या रेस्पॉन्स का सिद्धांत, या व्यापकता का सिद्धांत। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो किस पर बेस्ड नहीं है? कौन सा सिद्धांत उसमें फॉलो नहीं होता? आंसर दीजिए। व्यापकता का सिद्धांत। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में व्यापकता के सिद्धांत की बात नहीं कही गई। बाकी प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, तीनों की बात की गई है, बट व्यापकता के सिद्धांत की बात नहीं कही गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण अधिगम सामग्री का गुण होना चाहिए। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो उसमें कैसा क्वालिटी होनी चाहिए? मितव्ययी, ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, वैलिड, वैधता होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, उपरोक्त सभी।
क्या ये तीनों ही क्वालिटी होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल में? उपरोक्त सभी, क्या आएगा? उपरोक्त सभी। और इसमें क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। एडगर डेल के शंकु के शीर्ष पर स्थित है। जो एडगर डेल ने मॉडल दिया है कौन ऑफ एक्सपीरियंस, उसके शीर्ष मतलब उसके ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है उस पर क्या है? वास्तविक प्रत्यक्ष, शाब्दिक प्रतीक, दृश्यात्मक प्रतीक, रियल एक्सपीरियंस। क्या दे रखा है कौन ऑफ एक्सपीरियंस में? जल्दी देखो, जो मैंने आपको कौन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल बताया था उसमें उसके शीर्ष पर सबसे ऊपर क्या था? शाब्दिक प्रतीक, वर्बल के बारे में बात की गई थी। क्या आएगा? बी ऑप्शन इज राइट, शाब्दिक प्रतीक। रियल एक्सपीरियंस की बात तो उसने नीचे की थी ना, तो किसकी बात की थी उसने? सबसे ऊपर शाब्दिक प्रतीक की बात की थी, वर्बली बात की थी, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी प्रोजेक्टेड एड नहीं है? मैजिक लालटेन, बैकबोर्ड, एपिडास्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रक्षेपी, अब प्रक्षेपी में देखो प्रोजेक्टेड है तो ओवरहेड प्रोजेक्टर तो होना ही होना है, ठीक है। और एपिडास्कोप भी होगा। मैंने आपको बताया था जो भी बोर्ड वगैरह से रिलेटेड आ जाता है, चार्ट वगैरह से रिलेटेड आ जाता है, वो आप किस में करोगे? डेमोन्स्ट्रेशन में करोगे, है ना। तो जब भी आपका पैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, ये आपकी क्या नहीं है? प्रोजेक्टेड एड नहीं है। तो पैक बोर्ड क्या है आपका? प्रोजेक्टेड एड नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? प्रोजेक्टेड एड है, ठीक है। बोर्ड से याद रखना, जो बोर्ड है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन में आता है, विजुअल एड्स के, ये हमारा प्रोजेक्टेड एड नहीं है। सीतावाद किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? सीतावाद नॉन प्रोजेक्टेड एड है, ऑडियो विजुअल एड है, ऑडियो एड है, प्रोजेक्टेड एड। सीतावाद किस तरह की है? ऑडियो एड। कैसा एड है ये हमारा? ऑडियो एड है, ठीक है। सीतावाद कैसा एड है? ऑडियो एड। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रधान शिक्षण सामग्री है? क्रिया प्रधान, एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें हम रियल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं। लूप, रेडियो, फिल्म, भ्रमण। कहाँ पर जाने से आपको रियल की फीलिंग आएगी कि हाँ आप रियल में जाकर सीखोगे? आप ताजमहल गए, आपको रियल में फीलिंग आई, आप ताजमहल के बारे में रियल में जानोगे। किसमें? भ्रमण। जब हम भ्रमण पर जाएंगे, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी है, ठीक है। तो भ्रमण क्या है हमारा? क्रिया प्रधान शिक्षण सामग्री। उसके बाद हमारा आता है, केवल अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में। अपारदर्शी जो जिसमें से आर पार नहीं दिखता, ओपेक जो मटेरियल होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? एपीस्कोप लाया जाता है, डाइस्कोप लाया जाता है, एपीडाइस्कोप लाया जाता है, या ओवरहेड प्रोजेक्टर लाया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो एपीडाइस्कोप है उसका यूज़ तो हम किस लिए करते हैं? पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु दोनों के लिए करते हैं, बट एपीस्कोप का यूज़ किया जाता है अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। एपीडाइस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं? अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए एपीस्कोप का यूज़ करते हैं, और एपीडाइस्कोप का यूज़ करते हैं अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? और एपीस्कोप का यूज़ क्या करते हैं? अपारदर्शी के लिए। हाँ, अपारदर्शी के लिए तो एपीस्कोप का, पारदर्शी के लिए डायस्कोप का, और एपीडायस्कोप का दोनों के लिए। एपीडायस्कोप का दोनों के लिए, डायस्कोप का पारदर्शी के लिए, एपीस्कोप का अपारदर्शी के लिए, ठीक है। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ क्यों किया जाना चाहिए? एज अ साधन के रूप में, साध्य के रूप में, मनोरंजन के लिए, या ध्यान भटकाने के लिए। आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करोगे अपनी टीचिंग में, वो क्यों करोगे? एज अ सोर्स के रूप में, या रिक्रिएशन के रूप में, या बच्चों का अटेंशन को भटकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए, या साध्य के रूप में? किस लिए करोगे? साधन के रूप में। किस लिए करोगे? साधन के रूप में। दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियाँ एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती है, क्योंकि जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स हैं, या फिर कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती है। क्यों करती है? एक टीचर की हेल्प करती है ये ऑडियो विजुअल एड्स या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करवाने से। शिक्षार्थियों को दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं,
इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं या उपरोक्त सभी? अगर आप अपनी टीचिंग में टीचिंग लर्निंग एड का या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपको शिक्षार्थी बच्चों को एक दिशा प्रदान करती है, या शिक्षक को राहत मिलेगी, या इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं, या उपरोक्त सभी? इंद्रियों को अधिकतम, जब हमारी सेंसेस है, जब हम टीचिंग लर्निंग एड के थ्रू सिखाते हैं तो हमारी सेंसेस हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। तो जब बच्चे हमारी अपनी सेंसेस का यूज़ करके सीखते हैं तो उनके सीखने में क्या होती है? वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इंद्रियों का अधिकतम, उपरोक्त सभी मत लगा के आना, क्योंकि उपरोक्त सभी में देखो कोई सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं है। शिक्षक को राहत प्रदान करने में, क्या शिक्षक को राहत प्रदान हो जाएगी? शिक्षक के लिए तो खर्चा ही बढ़ रहा है कि भाई वो यूज़ कर रहा है, सब चीज़ को मेंटेन करनी पड़ रही है, तो राहत प्रदान नहीं होती। तो उपरोक्त सभी नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आएगा इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करके सीखने में सहयोगी होते हैं। पाठ योजना का क्लासिकल प्रारूप है, ट्रेडिशनल जो पुराना है प्रारूप, वो कैसा है? हर्बर्ट सोपान, हिलाटाबा सोपान, हिलगार्डियन सोपान एंड टाबर का सोपान, कौन सा है इसमें? जो हमारी वो बनाई जाती थी, टीचिंग प्लान बनाए जाते थे, तो उसका ट्रेडिशनल जो प्रारूप है वो बेस्ड है किस पर? हर्बर्ट सोपान पर, या हिलाटाबा के सोपान पर, या हिलगार्डियन के, या हाबर के? याद रखना, हिलाटाबा के सोपान पर। किस पर है? हिलाटाबा। हिलाटाबा ने आपके जो इंडक्टिव लर्निंग दी थी वो कहता था कि बच्चों को एग्जाम्पल देकर पढ़ाओ। सबसे पहले जो बच्चों को जो ज्ञान है उसका यूज़ करके बच्चों को जिस ज्ञान के बारे में पता है उससे अज्ञान की ओर ले जाओ। ठीक है, तो हिलाटाबा के सोपान पर आधारित है टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान देखो बेटा कैसे, आपने देखा होगा लेसन प्लान जब हम बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, सॉरी मैं टीचिंग प्लान बोल गई, लेसन प्लान। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, बीएड जेबीटी में आपने लेसन प्लान बनाया होगा, तो सबसे पहले आप प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक करते थे कि नहीं करते थे? आप ये सोचते थे कि बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, फिर आप एंड में वो क्वेश्चन लेते थे जो आपका चैप्टर रिलेटेड होगा, जो आपको बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चों को नहीं आता होगा। तो प्रीवियस नॉलेज चेक करते थे कि नहीं करते थे? तो हिलाटाबा भी यही कहता था कि बच्चों को इंडक्टिव लर्निंग से पढ़ाओ, जो बच्चों को आता है पहले उसको चेक करो, उसके बाद जो बच्चों को नहीं आता उस दिशा की ओर ले जाओ। तो जो लेसन प्लान था वो किसके ऊपर बेस था? हिलाटाबा सोपान के ऊपर बेस था। ठीक है, अनुपूरक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थी की पुस्तक पढ़ने की रुचि को बढ़ाना, शिक्षार्थी की अनेक विषयों में रुचि बढ़ाना, अध्यापक द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध कराना। अनुपूरक का मतलब क्या है? दोनों को, मतलब दो सब्जेक्ट है उनको कॉम्प्लीमेंट्री करके पढ़ाना। कहते हैं ना एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ाना, एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना। जैसे साइंस को एसएस के साथ जोड़ के पढ़ाना कि आपने साइंस ऐसा पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से मान लो आपको वाइट मार्बल के बारे में पढ़ाना है तो वो आपको साइंस में पढ़ाना है, बट आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो आपको एसएस में पढ़ाना है। तो आप ताजमहल का एग्जाम्पल साइंस में ले सकते हो कि नहीं ले सकते? तो इस तरीके से एक दूसरे को जोड़कर पढ़ाना अनुपूरक शिक्षण सामग्री। अनुपूरक शिक्षण सामग्री जैसे कोई भी चार्ट है उसका यूज़ हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए करते हैं, तो इससे क्या होगा? शिक्षार्थी के अनेक विषयों में रुचि बढ़ेगी। क्या होगी? शिक्षार्थी के अनेक विषयों में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? कौन सी है जो प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, या फिर एपिडाइस्कोप। प्रोजेक्टर, अब आप ध्यान रखना, प्रोजेक्टर मैंने बताया था कि प्रोजेक्टर के अंदर कोई भी बोर्ड इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या आएगा इसमें? ब्लैक बोर्ड। क्या आएगा? ब्लैक बोर्ड है जो कि प्रोजेक्टेड सहायता सामग्री नहीं है। और एक क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, मेरी आदत है होमवर्क देने की, आप बच्चे होमवर्क करते नहीं हो, बट मैं अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली, मैं तो आपको होमवर्क एक क्वेश्चन जरूर दूंगी। पहले भी देती थी, आज भी दूंगी, आपकी मर्जी, करो मत करो। ठीक है, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? आप किसे बेस्ट मटेरियल मानते हैं? दृश्य श्रव्य सहायता सामग्री का प्रयोग पाठ को सबसे रोचक बनाना,
छात्रों को सहयोग लेना, छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। आप क्या सोचते हैं कि छात्रों को अगर हमें मोटिवेट करना है तो सबसे बेस्ट क्या साधन है कि आप ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करेंगे तो आप बच्चों को प्रेरित करेंगे, या पाठ को रोचक बनाएंगे तो बच्चे प्रेरित हो जाएंगे, या छात्रों को अगर स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, अगर बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो क्या बच्चे प्रेरित होंगे, या छात्रों के माता पिता से मिल गए तो बच्चे प्रेरित हो जाएंगे। आपकी राय बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही दिया या नहीं। अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए इससे आपको भी बेनिफिट है, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और जल्दी जल्दी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा टिल द पेपर। टिल 20 अगस्त मैंने आपसे वादा किया था कि 20 अगस्त तक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, बट ये आप पे बेस्ड है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और जल्दी से एक दिन में एक वीडियो अपलोड करती हूँ, 3 वीडियो अपलोड करूँगी, इतनी जल्दी जल्दी आपको कंटेंट दूंगी, बट डिपेंड ऑन यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।